वैसे मंत्री जी, हमें काफी समय हो गया है, हमने किसी हिरन का शिकार नहीं किया। अरे महाराज, तो इसमें देरी किस बात की है? चलो हम आज ही शिकार के लिए चलते हैं। हाँ हाँ मंत्री जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। चलो हम आज ही शिकार पर चलते हैं। इतना सोचकर दोनों मंत्री और राजा अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अरे मंत्री जी, हमें तो घूमते घूमते पूरा दिन निकल गया, लेकिन अभी तक कोई शिकार हाथ तो लगा ही नहीं। हाँ हाँ महाराज, पता नहीं आज हम किस मनहूस का मुंह देखकर निकले थे। हाँ हाँ मंत्री जी, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मंत्री जी मैं तो बहुत थक गया हूँ। चलो कहीं सुरक्षित स्थान देखकर वहीं आराम करते हैं। दोनों चलते चलते एक कुएं के पास से होकर गुजरते हैं। अरे महाराज, यहाँ पर तो एक कुआं है, क्यों ना हम यहीं पर पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। हाँ मंत्री जी, यह स्थान उचित रहेगा। चलो यहीं पर थोड़ा विश्राम करते हैं। इतना कहकर दोनों अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। मंत्री जी आप जल्दी जाइए और हमारे लिए कुएं से पानी लेकर आइए। जी महाराज, आप यहीं पर आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर मंत्री कुएं के पास पहुंच जाता है और कुएं के पास रखे एक घड़े को उठाकर कुएं में लटका देता है। मुझे लगता है कि अब मेरा घड़ा पानी से भर चुका है। चलो जल्दी से अपने घड़े को बाहर खींच लेता हूँ। इतना सोचकर मंत्री अपना घड़ा कुएं से बाहर खींचने लगता है। अरे ये क्या, मेरा घड़ा इतना भारी कैसे हो गया? अभी तो इतना भारी नहीं था, लेकिन अचानक से ही ये भारी कैसे हो गया? मंत्री काफी जोर लगाता है, लेकिन उस घड़े को बाहर नहीं खींच पाता। अरे ये क्या, मैं ये घड़ा बाहर क्यों नहीं खींच पा रहा? मुझे लगता है कि किसी ने मेरा घड़ा पकड़ लिया है, इसीलिए मैं अपने घड़े को बाहर नहीं खींच पा रहा। अरे कौन है कुएं के अंदर? किसने मेरा घड़ा पकड़ा हुआ है? तुम मेरे कुएं से पानी नहीं ले जा सकते। लेकिन तुम हो कौन? मैं कंकरासुर हूँ, इस कुएं का मालिक। अरे कंकरसूर जी, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया कर हमें थोड़ा सा पानी दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसे पानी नहीं दे सकता। यदि तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। यदि मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, मुझे माफ करो। इतना बोलकर मंत्री तुरंत राजा के पास जाता है। महाराज, उस कुएं में एक राक्षस है। अरे क्या बात है मंत्री जी, आप इतना परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? महाराज, उस कुएं में एक राक्षस है। फिर मंत्री राजा को सारी बात बताता है। 3 सवाल? लेकिन वो क्या सवाल पूछना चाहता है? वो सब मुझे नहीं पता महाराज, मुझे बचा लीजिए महाराज। मंत्री जी आप घबराइए मत, आप शांत हो जाइए। मैं जाकर पूछता हूँ उस राक्षस से, आखिर वो क्या सवाल पूछना चाहता है। इतना कहकर राजा उस कुएं के पास जाता है। मंत्री डर के मारे वहीं पेड़ के पास ही खड़ा रहता है। कौन हो तुम और हमें पानी क्यों नहीं लेने दे रहे? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ?
तुम चाहे कोई भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यदि तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना ही होगा, और यदि जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। ठीक है राक्षस, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। पूछो, तुम क्या सवाल पूछना चाहते हो? तो फिर ठीक है, मेरा पहला सवाल सुनो। ऐसा क्या है जिसे इंसान एक बार खा ले तो उसे दूसरी बार खाना नहीं चाहता? अरे ये इस राक्षस ने कैसा सवाल पूछ लिया? इसका जवाब तो मुझे नहीं पता। मुझे तो लगता है आज मेरे प्राण ये राक्षस जरूर ले लेगा। अरे क्या हुआ, तुम इतना शांत क्यों खड़े हो गए? तुम मुझे मेरी इस पहेली का जवाब दो। लेकिन राक्षस, इस पहेली का जवाब तो मुझे नहीं पता है। अब तो शर्त के अनुसार तुझे अपना सिर कटाना ही पड़ेगा। इतना कहकर राक्षस राजा के सिर को काट देता है। यह देखकर मंत्री बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है और सारी बात राजा के पुत्र को बता देता है। मंत्री जी, आप कायरों की तरह भागकर यहाँ क्यों आ गए? आपको उस राक्षस को वहाँ खत्म कर देना चाहिए था। राजकुमार जी, वो राक्षस कोई ऐसा वैसा राक्षस नहीं है। उसके पास दिव्य शक्तियाँ है। ऐसी बात है तो फिर चलो, मुझे उस कुएं के पास ले चलो, क्योंकि जब तक मेरे पिता का कातिल जीवित है तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। राजकुमार और वह मंत्री दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। दोनों चलते चलते कुछ ही देर में उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। राजकुमार जी, ये वही कुआं है जिसके अंदर वो राक्षस रहता है। अरे ओ दुष्ट राक्षस, तू कहाँ है? तूने मेरे पिता को मारा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे मारेगा? चल ठीक है, मैं तेरी यह भी इच्छा पूरी करूंगा। यदि तूने मेरे 3 सवालों के सही जवाब दे दिए तो तू जो भी कहेगा मैं वही करूंगा। ठीक है राक्षस, यदि मैंने तेरे सवाल का जवाब सही दिया तो मैं भी तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। तो फिर ठीक है युवक, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। चल अब तू मेरा पहला सवाल सुन। ऐसा क्या है जिसे इंसान एक बार खाता है तो दूसरी बार उसे खाना नहीं चाहता? अरे दुष्ट राक्षस, इसका सही जवाब धोखा है। जिस इंसान ने एक बार धोखा खा लिया है वो अपने जीवन में फिर कभी भी धोखा खाना नहीं चाहेगा। अरे ये क्या, इस युवक ने तो मेरे पहले सवाल का जवाब एकदम ठीक दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मैं अपनी शर्त हार जाऊंगा? अरे नहीं नहीं, मैं इससे और भी ज्यादा कठिन सवाल पूछता हूँ। क्या हुआ राक्षस, तू क्यों गहरी सोच में डूब गया? क्या तू अपने सारे सवाल भूल गया है? अरे नहीं नहीं युवक, चल अब मेरा दूसरा सवाल सुन। ऐसा क्या है जो पैदा होते ही आकाश में उड़ने लगता है? अरे राक्षस, इसका सही जवाब है धुआं, जो पैदा होते ही आकाश में उड़ने लगता है। अरे ये क्या, इसने तो दूसरा जवाब भी एकदम ठीक दिया है। इस बार मुझे इससे और भी ज्यादा कठिन सवाल पूछना होगा। अच्छा, तो फिर मेरा तीसरा और अंतिम सवाल सुन। ऐसा क्या है जो बच्चे को जवान और जवान को बूढ़ा बना देती है? राक्षस, इसका सही जवाब इंसान की उम्र होती है, जो एक बच्चे को एक न एक दिन जवान बना ही देती है तथा एक जवान को एक न एक दिन बूढ़ा जरूर बना देती है। राजकुमार के मुंह से यह बात सुनते ही राक्षस वापस कुएं के अंदर भाग खड़ा होता है। अच्छा बच्चू, खुद की बारी आई तो जान बचाकर भाग रहा है, लेकिन मैं तुझे ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राजकुमार भी कुएं के अंदर छलांग लगा देता है। हे भगवान, राजकुमार तो कुएं के अंदर चले गए। उनकी रक्षा करना भगवान। राजकुमार कुछ ही देर में उस राक्षस का सिर काटकर वापस कुएं से बाहर आ जाता है। फिर वे दोनों वापस राजमहल आ जाते हैं। राजकुमार ने उस राक्षस के सिर को एक कमरे में रख दिया और उसमें ताला लगाकर उसकी चाबी अपनी माँ को दे दी। माँ, चाहे कुछ भी हो जाए,
लेकिन कभी भी आप उस दरवाजे को मत खोलना। लेकिन बेटा, आखिर ऐसा क्या है इस दरवाजे के अंदर जो तुम इसे किसी और को दिखाना नहीं चाहते? माँ, समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अब वह राजकुमार ही उस राज्य का राजा बन जाता है। आखिर ऐसा क्या है इस कमरे के अंदर जिसे राजकुमार किसी को भी दिखाना नहीं चाहते, लेकिन मैं आज उस चीज को जरूर देखूंगी। इतना सोचकर महारानी उस कमरे के पास जाती है और उसका ताला खोलकर उस कमरे के अंदर घुस जाती है। अरे, आखिर राजकुमार ने दरवाजा क्यों बंद किया था? यहाँ पर तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है। अरे मूर्ख औरत, तू यहाँ पर किसे ढूंढ रही है? अरे, ये आवाज तो मेरे पति की लगती है। अजी, आप कहाँ हो? अरे पागल औरत, नीचे देख, नीचे। जैसे ही महारानी नीचे झुककर देखती है तो जमीन पर उसके पति का सिर पड़ा हुआ है, लेकिन वह सिर उसके पति का नहीं था। वह सिर तो उसी दुष्ट राक्षस का था। उस राक्षस ने उसके पति का रूप धारण कर लिया था। अजी, आपकी ये हालत कैसे हुई? आपको किसने मारा है? अरे महारानी जी, मुझे किसी और ने नहीं बल्कि हमारे पुत्र वीर मोहन ने ही मारा है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन है जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है, और अब वो तुझे भी मारने की योजना बना रहा है। महाराज, अब मैं क्या करूं? जिसने आपको मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे महारानी सुनो, तुम आज चुपचाप जाकर लेट जाना और झूठ मूठ का बीमार होने का नाटक कर लेना। जब वो जीन तुम्हारा हाल खबर लेने के लिए आए तो तुम उसे अपनी बीमारी बताना और कहना कि तेरे पिता आज जीवित होते तो वो मेरे लिए मोर का पंख ले आते, जिन पंखों को मैं आग में भूनकर खाती और ठीक हो जाती। और हाँ, उससे कहना कि दक्षिण दिशा में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, उसी पेड़ पर उन मोरों का जोड़ा रहता है। महारानी ने वैसा ही किया जैसा उस दानव ने बताया था। वह चुपचाप शांत होकर लेट जाती है। कुछ देर बाद ही राजकुमार अपनी माता के पास उनका हाल खबर लेने के लिए आता है। अरे माँ, आज अब इतना उदास होकर क्यों पड़ी हैं? क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम जाकर अपना कार्य करो। अरे माँ, आप भी ना, क्या आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई काम हो सकता है मेरे लिए? बताइए ना माँ, आपको क्या कष्ट है? बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे माताजी, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं अभी राज्य वैद्य को बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, वैद्य भी इसका उपचार नहीं कर पाते हैं। यदि आज तेरे पिता जीवित होते तो वे मेरे लिए उन दोनों मोरों के पंख लाकर दे देते और मैं ठीक हो जाती। लेकिन अफसोस है कि अब तेरे पिताजी जीवित नहीं हैं। अरे माँ, आप निराश क्यों होती है? मैं हूँ ना, मैं लाऊंगा आपके लिए उन दोनों मोरों के पंख। बस आप मुझे इतना बताइए कि वो दोनों मोर कहाँ पर रहते हैं? बेटा, यहाँ से दक्षिण दिशा में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, उसी पेड़ पर वह मोर का जोड़ा रहता है। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊँ। इतना कहकर राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल पड़ता है। हे भगवान, मुझे चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक वो बरगद का पेड़ आया क्यों नहीं? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे चलकर देखता हूँ। राजकुमार चलते चलते उसी बरगद के पेड़ के पास पहुँच जाता है। अरे, वो मुझे लगता है यही वो बरगद का पेड़ है जिसकी बात हमारी माता ने कही थी। चलो जल्दी से इसके पास चलकर देखता हूँ। राजकुमार जल्दी से पेड़ के पास पहुँचता है।
बरगद के पास तो आ गया, लेकिन वो मोर का जोड़ा तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तभी अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। राजकुमार जैसे ही मुड़कर देखता है तो एक विशाल सर्प एक घोंसले के पास बैठा है और उस घोंसले के अंदर दो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं जो उस सर्प को देखकर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। सर्प उन दोनों बच्चों को खाना चाहता था। अरे ये क्या, ये सर्प तो इन मासूम बच्चे को खाना चाहता है। अरे नहीं नहीं, मुझे इसे ऐसा करने से रोकना ही होगा। राजकुमार जल्दी से अपना धनुष बाण संभालता है और उस सर्प के ऊपर निशाना लगा देता है। तीर जैसे ही कमान से छूटता है सीधा उस सर्प के फन में जाकर घुस जाता है। तीर लगते ही वह सर्प पेड़ के नीचे गिरता है और मर जाता है। राजकुमार पेड़ की तरफ देख ही रहा था कि तभी वहाँ पर वह दोनों मोर मोरनी आ जाते हैं। अरे ये दुष्ट कौन है जो हमारे घोंसले की तरफ देख रहा है? मुझे लगता है ये हमारे बच्चे को पकड़ना चाहता है। हाँ रानी, तुम एकदम ठीक कहती हो। यह मनुष्य हमारे बच्चों को ही पकड़ना चाहता है। चलो जल्दी से चलते हैं और इसे मजा चखाते हैं। इतना कहकर दोनों मोर मोरनी राजकुमार के ऊपर टूट पड़ते हैं। अरे माँ और पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप उस युवक को क्यों मार रहे हैं? उसी ने हमारी जान बचाई है और आप उसी को मार रहे हैं। यदि आज वो नहीं होता तो आज हम लोग उस दुष्ट सर्प का आहार बन गए होते। जरा उधर देखिए माँ, उस सर्प को। बच्चों के मुंह से यह बात सुनते ही दोनों मोर मोरनी हैरान हो जाते हैं। अरे हाँ, यह तो वही दुष्ट सर्प है जिसे हमने उस दिन मार कर भगाया था। तो इसका मतलब इस युवक ने ही हमारे बच्चे को बचाया है। हमें तो इसका धन्यवाद करना चाहिए और हम इसे मार रहे हैं। हे दयालु युवक, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा। यदि आज आप नहीं होते तो मेरे बच्चे आज जीवित नहीं होते। अरे कोई बात नहीं, आपने जो भी किया है वो जानबूझकर नहीं किया। बोलिए युवक, तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ? हे मोर मोरनी, मैं यहाँ पर आपके पंख लेने के लिए आया हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हें मेरे पंख क्यों चाहिए? मुझे आपके पंख मेरी माँ की दवाई के लिए चाहिए। लेकिन मेरे पंखों से इसकी माँ की दवाई कैसे बन सकती है? मुझे लगता है इस बेचारे के साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा। क्या हुआ मोरनी जी, आप शांत क्यों हो गई? क्या आप मुझे अपने पंख नहीं देंगी? अरे कुछ नहीं बेटा, आप मेरे पंख को ले जा सकती हैं। और हाँ बेटा, मैं जो भी पंख तुम्हें दे रही हूँ उसमें से एक पंख अपने पास रख लेना और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तो मेरे पंख को प्यार से सहलाना, तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ठीक है, जरूरत पड़ने पर मैं आपको जरूर याद करूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर राजकुमार वहाँ से वापस राजमहल आ जाता है और अपनी माता को उन पंखों को सौंप देता है। मुझे लगता है अब सब लोग सो गए हैं, यही अच्छा मौका है। चलो चलती हूँ। इतना सोचकर महारानी जल्दी से दानव के कमरे में चली जाती है और उससे सारी बात बता देती है जिस दानव को वो अपना पति समझ रही थी। अच्छा, तो वो उस मोर के पंख ले आया है। देख लिया ना महारानी, उस मोर के जोड़े के पंख कोई और आम इंसान नहीं ला सकता। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि आपका पुत्र एक जिन है। महाराज, अब आप कोई दूसरा उपाय बताइए, आखिर मैं उस दुष्ट से कैसे बचूं? महारानी जी, आप इस बार उससे अमृत लाने को कहिए। वो अमृत किसी भी हालत में नहीं ला सकता। और हाँ, यदि वो अमृत लेकर आ भी गया तो तुम उस अमृत को लेकर आना और मेरे ऊपर डाल देना, तो मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा और उस जिन को खत्म कर दूंगा। महारानी ने ऐसा ही किया। अगले ही दिन राजकुमार महारानी का हाल पूछने के लिए फिर से उनके पास आता है। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है?
बेटा, मुझे इन पंखों से कुछ ज्यादा लाभ नहीं हुआ। यदि तुम मेरे लिए कुछ अमृत ले आते तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती। ठीक है माँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके लिए अमृत लेकर जरूर आऊँगा। इतना कहकर राजकुमार अमृत लेने के लिए निकल पड़ता है। मैं देवगिरी पहाड़ियों में तो पहुंच गया हूं, लेकिन वो अमृत है कहाँ? मुझे लगता है वो अमृत जरूर उस गुफा के अंदर ही होगा। चलो उसके अंदर चलकर देखता हूँ। अरे वो अमृत कुंड तो मिल गया। चलो जल्दी से अमृत अपनी बोतल में भर लेता हूँ। वैसे अभी तक तो मुझे किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा है। ये अमृत इतनी आसानी से तो मिलेगा नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, अमृत के पास एक पत्थर फेंक कर देखता हूँ, यदि कुछ होगा तो दिख जाएगा। इतना सोचकर राजकुमार एक पत्थर उठाता है और कुंड के पास फेंकता है। कुंड के पास पत्थर गिरते ही वहाँ पर एक राक्षस प्रकट हो जाता है जो उस कुंड की रक्षा कर रहा था। अरे कौन है यहाँ पर? किसने यह पत्थर फेंका है? जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। मुझे लगता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। यह पत्थर अपने आप ही गिर गया होगा। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसी स्थान पर थोड़ा सो लेता हूँ। अरे राम राम राम, ये क्या? ये तो कितना भयानक राक्षस है। मैंने अच्छा ही किया जो एक पत्थर फेंककर ये देख लिया। अब क्या करूं? कैसे अमृत लेकर जाऊं? अरे हाँ, मेरे पास तो वो मोर पंख है। मैं इस पंख से मदद मांगता हूँ। इतना सोचकर राजकुमार उस पंख को अपने हाथ पर रखता है और उसे सहलाने लगता है। कुछ ही देर में वह मोरनी वहाँ पर आ जाती है। क्या बात है राजकुमार, आपने हमें क्यों याद किया? मेरे दोस्त, मैं बड़ी ही मुसीबत में हूँ। मुझे उस कुंड से थोड़ा सा अमृत लेना है, लेकिन कुंड की रक्षा यहाँ राक्षस कर रहा है। मैं क्या करूँ? उस अमृत को कैसे पाऊँ? राजकुमार जी, आप परेशान मत होइए। मैं इस बोतल में अमृत ले आती हूँ। वह राक्षस मुझे नहीं पकड़ पाएगा। इतना कहकर मोरनी बोतल उठाती है और कुंड के पास पहुंचकर अमृत भरने लगती है। अमृत भरते ही वह जल्दी से राजकुमार के पास लौट आती है। फिर राजकुमार उस बोतल को ले लेता है और दोनों जल्दी ही उस गुफा से बाहर चले जाते हैं। अरे वाह, ये तो अमृत है और मैं इस अमृत की सहायता से अपने मृत पिता को भी जीवित कर सकता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, सीधे अपने पिता की समाधि पर ही चलता हूँ। राजकुमार जल्दी से अपने पिता की समाधि पर जाता है और अपने पिता की कब्र को खोदने लगता है। कुछ ही देर में राजकुमार ने अपने पिता की लाश को बाहर निकाल लिया। राजकुमार जैसे ही अपने पिता के ऊपर अमृत की बूंदें डालता है तो राजा पुनः जीवित होकर खड़ा हो जाता है। अरे बेटा, तुम तो कितने बहादुर और बुद्धिमान हो। मैं तुम जैसे पुत्र को पाकर धन्य हो गया। ये लीजिए माँ, आपके लिए अमृत ले आया हूँ। महारानी ने जैसे ही अमृत देखा तो वह हैरान हो गई। माँ, मैं आपके लिए कुछ और भी लेकर आया हूँ। अरे बेटा, और तुम क्या लेकर आए हो? पिताजी, आप अंदर आ जाइए। महारानी जैसे ही अपने पति को देखती है तो वह हैरान होकर ही रह जाती है और अपने पति के गले लिपट कर रोने लगती है। लेकिन बेटा, यदि तेरे पिता ये हैं, तो फिर उस कमरे में कौन है?
फिर राजकुमार सारी कहानी अपनी माता को बताता है। यह सुनते ही महारानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेटा, मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैं उस दुष्ट राक्षस की बातों में आ गई थी। फिर महारानी सारी कहानी राजकुमार को बताती है। अरे माँ, आप दुखी मत होइए। आपने जो भी किया अच्छा ही किया। आज आपकी वजह से ही हमारे पिता हमें वापस मिल गए हैं। बेटा, हमें उस राक्षस के सर को जलाकर भस्म कर देना चाहिए, तभी वो राक्षस पूरी तरह खत्म होगा। इतना कहकर राजा और राजकुमार दोनों उसके सिर को जला देते हैं और प्रसन्नता से अपने राज्य में राज करने लगते हैं।